जी हैं जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से और बड़े ही प्रखर वक्ता हैं। आमंत्रित करना चाहता हूं बोलने के लिए डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को। ओम शांति। आज का बहुत ही सुंदर विषय है सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। दोस्तों, अगर मानव से पूछा जाए कि उसे जिंदगी में किस चीज की आवश्यकता है, तो हर मानव अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। सक्सेस के अनेक परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आते हैं। एक बच्चे के लिए एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना वो एक सफलता का रूप है। एक माँ के लिए छोटे से बच्चे को खाना खिला पाना उसके लिए सफलता है। एक टीचर के लिए बच्चों को सही शिक्षा दे पाना ये उसके लिए एक सफलता कहलाती है। इसी प्रकार एक माली जब एक गार्डन में बीज बोता है और वो बीज प्रस्फुटित होता है, एक सुंदर पौधा, एक सुंदर फूल का रूप ले लेता है, तो वह भी उसके लिए सफलता कहलाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सफलता के अनेक मायने हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन सफलता को हम कैसे अपने जीवन में प्राप्त करें? क्या सफलता हमारे लिए है? क्या सिंपल प्रिंसिपल हम अपनी लाइफ में अपनाएं जिसके द्वारा हम सहज रूप से सफल भी रह सकें? उसके पीछे क्या राज है, आज हम उसकी चर्चा करें। दोस्तों, सक्सेस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। लेकिन वो डिसिप्लिन्स क्या हैं, आज उसके ऊपर हम पता है। दोस्तों, सक्सेस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्निंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द में हम देखें तो एक ही शब्द का फर्क है और वो है एक्स्ट्रा। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। वो एक्स्ट्रा क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस। एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी अपने जीवन में जब बैलेंस रखता है, संयम रखता है, तो वो बैलेंस हमारे जीवन में सफलता का एक रूप है। आज इसी बैलेंस को खोने के कारण कहीं ना कहीं हम सफलता की डेफिनेशन को भी भूल गए हैं और सफलता को प्राप्त करने से भी हम लोग वंचित रह जाते हैं। और इसी के साथ कई बार जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए, एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाना, या कुछ ऐसी चीज जिसकी हम अपने जीवन में इच्छा रखते थे वो प्राप्त हो जाना हमारे जीवन में सफलता कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता एक इवेंट नहीं है। सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, सक्सेस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारे जीवन में एक आदत का रूप ले लेता है। एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रेजुअली चलता रहता है। जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें सक्सेस प्राप्त होती रहती है। तो आइए आज कुछ इन्हीं पहलुओं के बारे में हम लोग विचार करें, क्योंकि हमारे यंग माइंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं जो भी करूं मुझे बेस्ट फल की प्राप्ति हो, मुझे सफलता की प्राप्ति हो और जीवन में खुशी आए। तो वो कैसे आए? आज से करीब 30 वर्ष पुराना मुझे अपना दिन ध्यान आता है और वो 1992 14-15 जुलाई का वो दिन था जब मैं पहले दिन अपने मेडिकल स्कूल जा रहा था। और जब मेडिकल स्कूल जा रहा था तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए मुझे हग किया, अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराकर बोले कि बेटा, एक अच्छे इंसान बनना तो एक अच्छे डॉक्टर जरूर एक दिन बन जाओ, ये सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। और उनके वो शब्द ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। आज एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान आती है। ऐसे ही एक नवयुवक की जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था। उसे बहुत शौक था, वो बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था और तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में भाग लेते लेते, अभ्यास करते करते वो अपने जीवन में विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, लोगों को वो हराता और हराकर उनका उपहास करता और वो कहता कि देखो, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे सक्सेसफुल हूं इस दुनिया में। तो एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने उससे बोला कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो तो तुम एक काम करो, तुम इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको जाकर चैलेंज करो और उसे कहो कि मैं तीरंदाजी में तुम्हें हराना चाहता हूँ। तो वो लड़के ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं आसानी से कर ही सकता हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों
आखिर मैंने धूल चटाई है तो ये कोई बड़ी बात मेरे लिए नहीं है। तो वो उस व्यक्ति के पास गया और गांव के कोने में जाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोला कि जी मैं आपको तीरंदाजी की प्रतियोगिता में चैलेंज करता हूँ। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला कि बेटा मुझे हरा कर क्या करोगे? तो उसने कहा नहीं जी, लोग बोलते हैं कि मैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ तभी कहलाऊंगा जब मैं आपको हराऊंगा। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हारा चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ। और वो बीच में आया, खुले मैदान में आकर उस लड़के ने अपना पहला तीर निकाला और तीर निकालकर दोस्तों एक्यूरेट सामने एक जगह निशाने पर लगाया। और यही नहीं, उसने एक और तीर निकाला और एक और तीर निकालकर उसी निशाने को भेदते हुए फिर एक्यूरेट बीच में निशाना लगा दिया। और उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ घमंड से बोला कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपने बूढ़े हाथों से, कांपते हुए हाथों से 2 तीर निकाले और 2 तीर निकालकर एक के बाद एक निशाना साधा और उसे आधे समय में कर दिखा दिया। और बहुत नम्रता से उसे बोला कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया है, लेकिन अब जो मैं कहूंगा ना वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा मैं तो हर प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ, आखिर आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा ठीक है बेटा, आओ तुम मेरे पीछे। और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको गांव के कोने में ले गया। गांव के कोने में पहुंचे तो हजारों फीट गहरी खाई नीचे थी दोस्तों। सब तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और बीच में एक पतला सा झूलता हुआ कच्चा रास्ता पगडंडी की तरह जा रहा था जो कि हिलता था। और उस पर पांव रखो तो किसी व्यक्ति का मन घबरा जाए, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत निश्चिंत होकर आराम से उसके ऊपर चलने लगा और उस लड़के से बोला कि बेटा तुम मेरे पीछे आओ। उस लड़के ने जैसे ही पहला कदम उस पर रखा तो उसका पांव एकदम लड़खड़ाने लगा और वो उससे बोला कि अरे हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आप घबराओ नहीं, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ, हम भी अपनी प्रतियोगिता आरंभ करें। तो धीरे धीरे जैसे तैसे वो पांव रखते रखते उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे चल पड़ा और बीच हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर आकर वो खड़े हो गए। उसको देखो तो जैसे चक्कर आ रहे थे। और बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े शांत मन से अपने कमान में एक तीर निकाला और निशाना एक साधा और 2 पहाड़ों के बीच में एक पेड़ था और उस पेड़ पर उसने एक्यूरेट निशाना लगा दिया और उस लड़के से बोला कि बेटा ये पहला चरण, जो मैंने कहा था तुमने कहा था वो मैंने कर दिया, लेकिन अब जो मैं निशाना साध रहा हूँ ऐसा ही निशाना तुम साधो। तो उस लड़के ने कांपते हुए हाथों से मुख से पसीना पूछा और पूछकर जैसे तैसे निशाना साधने की कोशिश की और हिम्मत करके उसने तीर छोड़ा, लेकिन उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वो तीर निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा और उसे लगा कि वो हार चुका है। डर कर, शर्मा कर, आंखों में आंसू थे और उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोला कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, आखिर विश्व में सर्वश्रेष्ठ आप हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत नम्रता से, प्यार से उस लड़के को उठाया और उठाकर अपने गले लगाया और गले लगाकर उससे बोला कि बेटा तीर और कमान पर तुमने पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। तो यदि तुम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, अपने मन को अपना मित्र बनाओ। तो दोस्तों आज पहली बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर हम सफलता को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सफलता के पीछे हम ना भागे, लेकिन सफलता हमारे पीछे आए, तो उसके लिए आवश्यक है कि स्वयं अपने मन का हम राजा बने, अपने मन को अपना मित्र बनाए। क्यों? क्योंकि जब मन हमारा कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है, और जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। और वही मन जब हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए कुछ करने का अवसर ले लेती है। वही मन और वही परिस्थिति, लेकिन कितनी शक्ति
हम उस मन में डालते हैं, वही हमारे जीवन में हमारी सफलता का निर्णय करता है, हमारी सक्सेस को डिटरमिन करता है। तो आज हम सब एक बात को समझें कि हमारा मन आखिर करता क्या है। हमारा मन विचार उत्पन्न करता है। आप सबका मन, बच्चों का मन, बड़ों का मन, स्टूडेंट्स का मन एक दिन में लगातार एक कार्य करता रहता है, और जानते हो वो कार्य क्या करता है? वो है सोचने का कार्य। बहुत सुंदर रूप से वो सोचता रहता है। लेकिन ये एक अनोखी बात है कि हमारा मन एक दिन में 50 से 60,000 विचार उत्पन्न तो करता है, लेकिन उन 50 से 60,000 विचारों में 95% विचार, 90 to 95% जो हमारे विचार है वो या तो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, यानी डुप्लीकेट, यानी बार बार हम उन्हीं विचारों को उत्पन्न करते हैं, या वेस्ट होते हैं, यूजलेस थॉट्स होते हैं। तो आप सोचो कि यदि एक फैक्ट्री जिसमें 50,000 प्रोडक्ट्स में से 48,000 प्रोडक्ट्स यूजेबल ना हो, या वेस्ट हो, या रिपीटेटिव हो, तो क्या उस फैक्ट्री को हम पॉजिटिव फैक्ट्री कहेंगे या उसको हम नेगेटिव फैक्ट्री कहेंगे? डेफिनेटली आप सब कहेंगे उस फैक्ट्री का कोई मायने ही नहीं, वो एक यूजलेस फैक्ट्री है, क्योंकि 90 to 95% उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजेबल ही नहीं है। तो आज हम सबको भी एक विचार करना होगा कि हमारे मन की फैक्ट्री जो संकल्प निकलते हैं, जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन 50,000 संकल्पों में यदि केवल 5% ही हमारे विचार सकारात्मक है, पॉजिटिव है, पर्पसफुल है, तो यानी 95% नेगेटिव है। तो आप सोचें कि यदि 95% विचार हमारे नेगेटिव है, तो हमारी चॉइसेस दिन में 95% क्या होंगी? वो या तो वेस्ट होंगी या नेगेटिव होंगी। हमारा बिहेवियर कैसा होगा? हमारा बिहेवियर भी या तो वेस्ट होगा या नेगेटिव होगा। हमारी फीलिंग्स, हमारा इमोशंस वो भी नेगेटिव और वेस्ट होंगे। तो हमारी लाइफ किस प्रकार से होगी? हमारी लाइफ भी एक सुंदर लाइफ का रूप नहीं हो पाएगी। यदि हम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, तो उसके लिए आज आवश्यक है कि हम अपने विचारों में संयम लाएं, अपने विचारों में पॉजिटिविटी लाएं, अपने विचारों को नया दिशा निर्देश दें। लोगों के बिहेवियर को परिवर्तित करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम सोचें कि परिस्थितियों को चेंज करें, यदि हम सोचें अपने परिवार वालों को चेंज करें, यदि हम ये संकल्प लाएं कि हम एग्जाम को चेंज कर दें, हम नेचर को चेंज कर दें, हम पॉलिसीज को चेंज कर दें, अपने रिलेशंस को चेंज कर दें, तो हम किस किस को परिवर्तित करें? ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। और दूसरा ऑप्शन जो हमको मिलता है वो है कि हम अपने स्वयं के मन को, संकल्पों को परिवर्तित करें। सोचिए, एक सकारात्मक संकल्प, वन पॉजिटिव थॉट अगर हम लाते हैं तो वो हमारे जीवन में पॉजिटिव बिहेवियर जनरेट करता है, पॉजिटिव चॉइस लाता है। सकारात्मक बिहेवियर, पॉजिटिव चॉइस हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन और सक्सेस लाता है। और जब हम सक्सेस अपनी लाइफ में जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, अपने संबंधों को हम सुंदर बना पाते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को सफल होते देखना चाहते हैं तो सफलता की संरचना कहीं बाहर असंभव है। यदि हम सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो सफलता को सबसे पहले अपने मन में हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अपने संकल्पों में हमें उसे रचना पड़ेगा। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर थॉट्स। कभी किसी ने कहा है कि आप जीवन में जो भी कार्य करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, वो हमेशा दो बारी करते हैं। कैसे दो बारी? एक तो वो कार्य सबसे पहले हम अपने मन में करते हैं, और जब संकल्प की रचना, उस कार्य की रचना, उस कार्य का हम जो इमेज है अपने मन में क्रिएट करते हैं, तो फिर वो कार्य ऑटोमेटिकली वो बाहर अपने कार्य में, अपने जीवन में लाते हैं। तो आज आवश्यक है कि यदि हम अपने जीवन में किसी भी कार्य में सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज, अभी और इसी समय अपने संकल्पों को नया दिशा निर्देश दें, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। उन दृढ़ संकल्पों के अंदर हम लोग दृढ़ता का घृत डालें कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। ये संकल्प अपने जीवन में लाना। आप सोचिए,
अभी तो केवल 5% हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखते हैं। यदि हम इस परसेंटेज को 5 से केवल 50% ही ले जाए, 100% भी नहीं, केवल हम इसको 10 टाइम्स भी इंक्रीज कर दें, तो हमारी वाइब्रेशंस हमारे जीवन के अंदर किस तरह हमारे एटमॉस्फेयर को बदलेंगे। हमारे संकल्प हमारे लिए नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे ही संकल्प हमारे लिए पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हैं। यू आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ योर थॉट्स। जो भी आप अपने जीवन में रचना चाहते हैं उसकी संरचना हमको अभी अपने मन में करनी है। तो यदि हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, यदि हमारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी चीज में हम चाहते हैं कि हमको सफलता प्राप्त हो, तो आज हम क्या एक्सरसाइज करेंगे? आज हम इस संकल्प को अपने मन में लाएंगे कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कार्य में मुझे सफलता मिली पड़ी है। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब बार बार हम अपने मन को, बाहर से तो हम लोग पता है क्या करते हैं, बाहर से तो हम लोग कहेंगे कि हाँ मैं सक्सेस मेरा बर्थ राइट है, मैंने सुना है सक्सेस मुझे मिलकर रहेगी, लेकिन अंदर वो जो सेल्फ टॉक है वो कंटिन्यूअसली अपने आप को बोलते रहेंगे पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतने सारे लोग हैं, मुश्किल है, शायद ना भी मिल पाए, ऐसा ना हो पाए। ऐसा नहीं, यदि मैं संकल्प लेता हूं कि सफलता मुझे मिलनी है तो वो मुझे प्राप्त होकर रहेगी। इसी तरह मुझे ध्यान है कि जब 2001 में मैं अपनी कार्डियोलॉजी की परीक्षा दे रहा था, वो एक नेशनल एग्जाम होता है, तो उस नेशनल एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स, एमडी स्टूडेंट्स पूरे देश में बैठते हैं, तो उसके लिए हमारे अपने हॉस्पिटल में केवल 5 ही सीटें थी। तो मैं हमेशा कहते रहता था अपनी मम्मी को कि भाई बहुत मुश्किल है, लगता नहीं कि इतनी आसानी से हमको ये मिल पाएगा या एग्जाम क्लियर भी होगा। तो बड़े मुस्कुराते हुए कि भाई कितनी सीटें हैं, तो मैं कहता था कि 5 सीटें हैं। तो वो कहती थी आपको कितनी सीट चाहिए? मैं बोलता था मुझे तो 1 चाहिए। वो कहती थी ठीक है, उन 5 सीटों में से 1 सीट आप अपने लिए रखो और बाकी 4 सीट किसी और के लिए छोड़ो, और रोज पढ़ते हुए ये संकल्प करो कि मुझे सफलता प्राप्त होगी, उन 5 सीटों में से 1 सीट मेरे लिए है। और इस बात को मैंने अपने संकल्पों में रोज बांध दिया। मैं पढ़ता था रेगुलरली, रोज अच्छी तरह मेहनत भी करता था, लेकिन मेहनत करते हुए रोज ये संकल्प लाता था कि वो चीज मुझे प्राप्त हो रही है। उसकी इमेज अपने सामने रचना बहुत आवश्यक था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि लोग कहते थे 1 अटेम्प्ट में नहीं होता है, 2 अटेम्प्ट देना पड़ेगा, 3 अटेम्प्ट देना पड़ेगा और ये मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि केवल 1 ही अटेम्प्ट में मैंने उस एग्जाम में पूरी कंट्री में फर्स्ट रैंक लिया। और ये इसलिए फिजिबल है क्योंकि अपने मन को हमने एक पावरफुल थॉट दिया कि मैं मेहनत भी कर रहा हूं और सफलता मुझे प्राप्त। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने जीवन में लाते हैं तो वो हमारे जीवन में हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस से कंफ्यूज नहीं करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। ओवर कॉन्फिडेंस यानी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है या मैं उतना एफर्ट नहीं डाल रहा तो भी मैं सोचता हूँ कि सफलता मेरे पास आ जाएगी, ये फिजिबल नहीं है। हमको मेहनत भी करनी है, प्रयास भी करना है, प्रयत्नशील भी रहना है, लेकिन उस प्रयत्नशील रहते हुए भी मुझे उसके साथ साथ एक पॉजिटिव इमेज भी अपने मन में क्रिएट करनी है। तो सफलता के लिए पहला लेसन आज हमने क्या सीखा, वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अर्थात अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक एनर्जी देना। 50,000 थॉट्स, अगर उसके अंदर हम लोग पॉजिटिव ऊर्जा भर दें, उसके अंदर सकारात्मक शक्ति भर दें, तो आप सोचिए आपका एक एक संकल्प एक पावरफुल एटॉमिक एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा। वो सक्सेस को तेजी से आपकी तरफ खींचता हुआ आएगा। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन दोस्तों, इस सफलता के मार्ग पर हम धीरे धीरे आगे चलते रहते हैं, कभी तेज जाते हैं और सफलता प्राप्त होते होते हम जिंदगी को ही एक रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और मेरा ये जीवन में मानना है कि कई लोग बोलते हैं हमने सक्सेस को अचीव कर लिया है, इस गोल को प्राप्त करके मैंने सक्सेस को अचीव किया। लेकिन दोस्तों, सक्सेस को कभी भी अचीव नहीं किया जाता। सक्सेस को हम लोग अपनी मनोस्थिति के द्वारा
क्रिएट करते हैं। हम उसको अचीव तब करते हैं जब उसको हम सकारात्मक रूप से क्रिएट करते हैं। तो आज इस बात को समझते हुए अपनी जिंदगी के अंदर हम कैसे बैलेंस लाएं, उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सक्सेस के लिए आवश्यक है हम 3 और संयम अपने जीवन में जरूर बना कर रखें। चल एक बहुत सुंदर हम लोग सिचुएशन अपने सामने इमेजिन या क्रिएट करते हैं। आप सभी मेरे साथ इस सिचुएशन को क्रिएट करिएगा। हम यानी मैं और आप सब हम एक बहुत सुंदर प्लान बनाते हैं। और वो प्लान क्या है कि हम सब साथ में एक दिन, एक पर्टिकुलर संडे, हम सब बस में बैठकर अपने परिवार के साथ एक ए जगह से बी जगह पर घूमने जाएंगे। या हम यूं ही कहें कि हम दिल्ली से ताजमहल आगरा घूमने जाएंगे। अब आप सोचो कितना मजेदार आइडिया है ना, कि मैं भी और आप भी और हम सब अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक बस में जाएंगे, खाने पीने का हमारे साथ सामान होगा, सवेरे जाएंगे, घूम फिर कर शाम को वापस आएंगे, एंजॉय करेंगे, बीच में खेलेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। कैसा लगता है? कैसा विचार लगता है? आनंद आता है ना, मजा आता है कि नए दोस्त बनेंगे एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल डे। हमारा जीवन, जैसे हम कहेंगे आज का दिन भाई बहुत सक्सेसफुल रहा, हमें बहुत आनंद आया। लेकिन दोस्तों एक और सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं, या इसी सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और वो कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं कि पहले संडे तो हम सब लोग इकट्ठे बस में जा रहे थे दिल्ली से आगरा घूमने के लिए, एंजॉय करते हुए जा रहे थे, आनंद एंजॉय करते हुए घूमने जा रहे थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। लेकिन अगले हफ्ते मैं आप सबको बोलता हूं कि मैं और आप हम सब वही दिल्ली से आगरा जाएंगे। हमारी गाड़ी अपनी अपनी होगी, रास्ता वही होगा, मंजिल भी वही होगी, लेकिन अब हम इकट्ठे नहीं जाएंगे। अब हम लोग एक दूसरे से रेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेस लगाएंगे। कैसे विचार करने आते? पहले वीक के अंदर हम लोग इकट्ठे जा रहे थे और दूसरे वीक में हम लोग कैसे जा रहे हैं? एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। किस प्रकार के विचार मन में आते हैं? मैं जानता हूं कि आपके मन में यही उत्तर आ रहा होगा कि भाई पहले वीक में जब हम इकट्ठे जा रहे थे तब ज्यादा आनंद था, अब हम एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंज है। किसमें आपको ज्यादा एंजॉयमेंट होता है, पहले वीक में या सेकेंड वीक में? नेचुरली जब हम लोग इकट्ठे जाते हैं तो यात्रा का आनंद ज्यादा होता है। जब हम लोग एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं तो यात्रा का आनंद कम हो जाता है। दूसरे वीक में जब हम लोग रेस लगा रहे हैं तो हमारी यात्रा, हमारा एंजॉयमेंट स्ट्रेस में परिवर्तित हो जाता है, हमारी यात्रा कंपटीशन में परिवर्तित हो जाती है, हमारी यात्रा के अंदर एंजॉयमेंट गायब हो जाता है। होता है ना, होता है ना। और नेचुरली ये क्यों होता है? केवल एक वर्ड के परिवर्तन करने से। और वो वर्ड का परिवर्तन क्या है? इकट्ठे को, यात्रा को हमने रेस में परिवर्तित कर दिया। यानी जब यात्रा को हम रेस में परिवर्तित करते हैं तो हमारा एंजॉयमेंट समाप्त हो जाता है। दोस्तों यही हमारे जीवन की भी यात्रा है। आज हम सबको ये समझना बहुत आवश्यक है कि आज जब हम अपने जीवन की यात्रा पर चल रहे हैं तो अपने जीवन को एक रेस में परिवर्तित करना। हम जब एग्जाम देते हैं, हम सब कुछ कार्य करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि रेस करना है, रेस करना है, रेस करना है, दूसरे को हराना है, दूसरे को पछाड़ना है, किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को आगे भागना है। और जब हम अपने जीवन में इस विचारों को उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है? हम अपने जीवन को रेस बना लेते हैं और हमारे जीवन से आनंद समाप्त हो जाता है। यदि हम लोग सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो अपने लिए स्वयं चैलेंजेस रोज क्रिएट करें। अपने लिए, किसी और को हराने के लिए आप सक्सेस को ना क्रिएट करें। अपने स्वयं के चैलेंजेस को, अपने स्वयं के लिए गोल्स निर्धारित करें और अपने ही गोल्स को आप मीट करें। तो हमारे जीवन का दूसरा सक्सेस का मंत्र क्या है? दूसरा सक्सेस का मंत्र है कि हमारा जीवन एक यात्रा है, हमारा जीवन एक रेस नहीं है। जब हम अपनी पढ़ाई को एक सुंदर यात्रा के रूप में देखते हैं, एक एंजॉयमेंट के रूप में देखते हैं, हम अपने बिजनेस को एक एंजॉयमेंट के रूप में देखते हैं, एक चैलेंज के रूप में नहीं देखते। हम परिस्थिति को
एक इंजॉयमेंट के रूप में देखते हैं, एक चैलेंज के रूप में नहीं देखते, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाती है। और ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत स्थिर होता है, ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत शांत होता है, ऐसे व्यक्तियों का मन बहुत सुखी होता है। आप सोचो ना, जब कंपटीशन की फीलिंग नहीं है, जब नेगेटिव फीलिंग नहीं है, जब एक दूसरे को हराने की फीलिंग नहीं है, तो क्या होगा? हमारा मन बहुत शांत होगा, हम अपने आप में ही मस्त रहेंगे, अपने आप के लिए, अपनी सक्सेस के लिए पुरुषार्थ करते रहेंगे, गतिशील रहेंगे। तो क्या आज से हम करेंगे? आज से हम ये करेंगे कि हम लोग रेस में नहीं है। सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा मन शांत है, मैं आनंद से, बहुत प्यार से अपने इस जीवन की यात्रा को संपूर्णता की तरफ ले जा रहा हूं, सक्सेस की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूं। तो सेकंड लेसन क्या हुआ कि लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस जर्नी। दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब इसी यात्रा को हम डिफरेंट परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, कई बार जब हम लोग यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा पर जब हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं, तो बीच में हम लोग रुकते भी हैं, एक दूसरे के साथ खाएंगे पिएंगे, कोई अच्छी जगह आएगी तो वहां पर हम लोग पिक्चर्स भी देखेंगे, पिक्चर्स क्लिक भी करेंगे, एंजॉयमेंट भी करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे, और बड़ा आनंद से हम लोग, अगर हम लेट भी पहुंचे, सपोज हम ताजमहल लेट भी पहुंचे, वो बंद भी होने वाला है, हमारे पास समय थोड़ा भी बचा, तो हमको बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम सब लोग साथ हैं, तो साथ का आनंद है। इसी प्रकार जब हम लोग रेस लगाते हैं, तो रेस में कई बार हम लोग हराने के लिए नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, प्रिंसिपल्स का उल्लंघन भी करते हैं। क्या उल्लंघन करेंगे? जब हम लोग रेस लगाते हैं तो हो सकता है हम लोग रेड लाइट को जंप करें, हो सकता है हम लोग गलत तरीके से किसी व्यक्ति को ओवरटेक भी करें, और हम लोग जंप करते हुए अपनी लाइफ को भी डेंजर में डालें और दूसरे व्यक्ति की लाइफ को भी हम लोग डेंजर में डाल सकते हैं। हो सकता है ना कभी कभी, लेकिन इस डेंजर में करते हुए हम लोगों को सफलता मिल भी सकती है, लेकिन हमारा मन एक दूसरे से दूर हो जाता है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि यदि हम एक ऊंची मंजिल पर चलना चाहते हैं, तो जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाना, यह आवश्यक नहीं है। कई बार हम सक्सेस को अचीव करने के लिए दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं कि हम लोग बेटर हैं, हम लोग अच्छी तरीके से उस कार्य को करें, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाना ये एक अच्छी आदत नहीं है। सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने से ज्यादा बेटर है कि हम अपने अस्तित्व को ही इतना ऊंचा कर लें कि वो व्यक्ति स्वयं ही अनुभव करे कि अगर मुझे भी कुछ अचीव करना है तो इनकी तरह अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो बहुत आवश्यक है कि अपनी यात्रा को संयम और आनंद के साथ हम लोग परिपूर्ण करें, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब हम लोग यात्रा पर जाते हैं, जब हम उसी प्रकार यात्रा पर जाते हैं, तो हम एक दूसरे को क्या विशेष देते हैं? हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमयी हो। कभी आपने किसी से सुना है कि आपका गंतव्य मंगलमयी हो? हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन, ऐसा हमने कभी भी नहीं सुना है। इसी प्रकार आज हमको भी जीवन में ये समझना बहुत आवश्यक है कि सक्सेस के पीछे भागते भागते कई बार हम लोग अपनी खुशी को गायब कर देते हैं। आज यही हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य बन गया है। अगर आज स्कूल के बच्चों को देखें तो माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। क्या अपेक्षा रखते हैं? कि मेरे बच्चों के 95% आए, मेरे बच्चों के 90% आए, वो एक अच्छा स्टूडेंट बने, एक बहुत अच्छा अपनी क्लास में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए। और इस प्रकार की अपेक्षाएं रखते रखते कहीं ना कहीं जीवन में वो संयम खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की अपेक्षा रखते रखते, प्रेशर डालते डालते, पढ़ाई का प्रेशर होते, आज बच्चे भी स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। आज मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि स्कूल्स में भी आज स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर्स हैं, साइकेट्रिस्ट को रखा जाता है ताकि वो बच्चों का और पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्या हमारा प्रोफेशनल वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको जरूरत है? क्या साइकेट्रिस्ट की हमको जरूरत है?
ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि आज हमने सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, जीवन की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है। मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा और इस पर आप विचार करें। इस पर विचार करने का एक सिंपल तरीका यह है कि इस प्रश्न पर आप रिफ्लेक्ट करें। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने जीवन में खुशी के लिए कार्य करते हैं या पैसे के लिए कार्य करते हैं, या खुशी या पैसे दोनों के लिए कार्य करते हैं, सोच कर देखिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि हम खुशी और पैसे दोनों के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग कहेंगे हम लोग खुशी के लिए काम करते हैं। सही बात है ना कि आखिर वास्तव में जीवन में मनुष्य को खुशी तो चाहिए, लेकिन आज मैं अपने जीवन से ये बात का अनुभव करता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती आज हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन में यही सोचकर चलते हैं कि हम लोग खुशी के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, जीवन में खुशी के लिए कार्य करना ये सही परिप्रेक्ष्य जीवन का नहीं है, लेकिन जीवन में खुशी से कार्य करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हम जीवन में खुशी के लिए कार्य करते हैं तो इसका मायने आप जानते हैं क्या हुआ? इसका मायने हुआ कि हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। और ऐसा ही हुआ जब मैं अपने स्कूल की पढ़ाई पढ़ता था, एक अच्छा स्टूडेंट था, तो मैंने सोचा अब 12th पूरी हो गई, अब मैं MBBS करूंगा। फिर मुझे MBBS में एडमिशन मिला और मैं बहुत खुश हो गया। फिर धीरे धीरे MBBS की पढ़ाई भी पूरी हुई और MBBS की पढ़ाई पूरी हुई। अब मैं फिर सोचा मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले ही दिन मुझे महसूस हुआ कि MBBS से क्या होता है, अब तो मुझे MD की पढ़ाई करनी है। फिर मैंने MD की भी पढ़ाई पढ़ी, MD की पढ़ाई भी पूरी हो गई, और जैसे ही वो पूरी हुई तो मैंने सोचा वाह, अब तो मैं MD का फिजिशियन हो गया। लेकिन अगले दिन किसी ने बता दिया कि अब तो आपको सुपर स्पेशलिस्ट भी बनना है। अमेरिका होकर आया, लंदन होकर आया, सब जगह से होकर वापस आया। फिर उस पढ़ाई में मैं जुट गया, फिर मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, और कार्डियोलॉजिस्ट बनकर फिर मैंने सोचा कि अब मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करना है। और इस जीवन की रेस में दौड़ते हुए ये बात समझ में आई कि सक्सेस तो हमारे जीवन के साथ एक जर्नी है, उसको तो हमें हर पल क्रिएट करते जाना है। उसके पीछे भागेंगे तो एक मंजिल को अचीव करेंगे तो आपको लगेगा कि दूसरी मंजिल हमारे सामने खड़ी हुई है, तो इसी तरह हम लोग उसके पीछे भागते ही जाएंगे। तो इसीलिए आज यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब आज तीसरा संकल्प है, और वो संकल्प क्या है कि इस जीवन में खुशी हमको हर पल क्रिएट करनी है। इन दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल लाइफ, happiness has to be created at every moment. Happiness is a conscious choice that we all create. इसको हमें अपने जीवन में हर पल रचना है। जब हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, लेकिन हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें खुशी को हर पल क्रिएट करना है, अपने जीवन में सुख, शांति, स्टेबिलिटी और खुशी से जीवन को व्यतीत करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे बच्चों को, ऐसे प्रोफेशनल्स को जीवन में सक्सेस नहीं मिले। आज बहुत आवश्यक है कि सक्सेस की डेफिनेशन को हम लोग अपने जीवन में चेंज करें। सक्सेस हमारे जीवन में सेकेंडरी है। सक्सेस इज अ कॉन्सिक्वेंस, वो एक परिणाम है एक खुशनुमा जीवन का, एक शांत जीवन का, एक बैलेंस्ड जीवन का, एक ऐसा जीवन जो हर एक को सुख और शांति देता है और स्वयं भी अपने मन और अपने जीवन में खुशी और शांति का अनुभव करता है। तो तीसरा मंत्र दोस्तों क्या हुआ? यही हुआ कि उस यात्रा से हमने अनुभव किया कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। तो दोस्तों तीसरा मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सक्सेस मंत्र के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि सक्सेस के पीछे मत भागो। सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगी जब हम अपने जीवन में सक्सेस को ना फॉलो करते हुए हम हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में हर पल क्रिएट करेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड पीस। आज के एजुकेशन सिस्टम में और आज के कॉलेज लाइफ में बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं भी ये सीखें और बच्चों को भी ये सिखाएं
कि हमारा स्कूल, हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्ट्रेस फ्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दे आर नो नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर हर व्यक्ति का बिहेवियर, हर व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक है। एक दूसरे को हम एक्सेप्ट करते हैं, खुशी के साथ कार्य करते हैं, खुशी के लिए नहीं, खुशी से कार्य करते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, खुशी से अपना बिजनेस करते हैं, तो हम देखेंगे सफलता ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। और दोस्तों, चौथा सक्सेस मंत्र हमारे जीवन में क्या आता है? जब हम यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा पर हम जाते हैं तो कैसा लगेगा आपको? अगर हम बहुत सारा बोझा लेकर जाएं, अपने साथ 4-4 सूटकेस ले लें और अकेले हम जा रहे हों, एक बढ़िया जगह घूमने जा रहे हों, तो क्या हम यात्रा का आनंद उठा पाएंगे? उस बोझे के साथ हम अपने जीवन में चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे ना। एक बहुत सुंदर मुझे बात ध्यान में आती है कि एक चोर था, वो चोरी करता रहता था, लेकिन उसका फिर भी परमात्मा की तरफ ध्यान जाता था और वो रोज एक महात्मा के पास जाता और महात्मा के पास जाकर कहता कि प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे महात्मा जी परमात्मा से मिला दीजिए, परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है वो मुझे सिखा दीजिए। तो वो महात्मा मुस्कुराता रहता और उसको कहता कि हाँ, मैं तुम्हें एक दिन जरूर सिखाऊंगा। लेकिन एक दिन वो चोर उनके पीछे बिल्कुल पड़ गया और कहा कि नहीं, आज तो मैं आपसे सीख कर ही मानूंगा कि परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा ठीक है, अगर तू बहुत पीछे पड़ा है तो एक काम कर, कल सवेरे तड़के उठकर मेरे पास आ जा और ये जो बहुत ऊंचा पहाड़ तू सामने देख रहा है ना, वहां पर चलेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। वो सवेरे सवेरे 5 मिनट पहले ही आकर महात्मा जी के पास आकर बैठ गया और महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं आगे चलता हूँ और तू मेरे साथ आ, लेकिन ये जो 2 बड़े बड़े पत्थर तू सामने रखे हुए देख रहा है, इनको पकड़कर अपने सर पर रखकर तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जवान था, जोश था, उसने उन पत्थरों को अपने सर पर रखा और तेजी से महात्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल गया। अभी कुछ ही मीटर दूर वो आगे गए थे, 100 मीटर, लेकिन तभी उसने देखा कि वो थकान महसूस करने लगा। महात्मा शांति से धीरे धीरे चले जा रहा था, लेकिन उसके हाथ जवाब दे रहे थे, सर पर थकान महसूस हो रही थी और पसीना बह रहा था। और उसने महात्मा जी से बोला, कष्ट के साथ अनुभव करते हुए बोला कि महात्मा जी, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इस बोझे के साथ मैं कैसे जाऊंगा? तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुझे कष्ट महसूस हो रहा है तो तू एक काम कर, एक पत्थर को तू नीचे गिरा दे और फिर तू मेरे साथ चल। तो उसने फटाफट एक पत्थर को गिरा दिया। नए जोश के साथ फिर महात्मा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलना आरंभ कर दिया। और फिर थोड़ी देर गया, लेकिन 15-20 मिनट ही और आगे चला होगा, फिर वो पसीने पसीने तर हो गया। महात्मा जी आगे चले गए और वो फिर आवाज लगाने लगा कि महात्मा जी, इसके साथ भी मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं क्या करूं? आप मुझे बताइए, मैं कैसे चलूं आपके साथ? मुझे परमात्मा से भी मिलना जरूर है। तो महात्मा जी रुक गए और उन्होंने उससे कहा कि ऐसा कर, अगर तू सच में मिलना चाहता है तो तू इस पत्थर को भी अपने सर से गिरा दे और फिर तू मेरे साथ चल। और जैसे ही उसने उस पत्थर को गिराया, वो महात्मा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा और ऊपर चोटी पर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करके वो बैठ गए। और उसने कहा कि बताइए, परमात्मा को मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तो महात्मा ने उसे मुस्कुराते हुए बोला कि तूने सीखा आज? तो उसने कहा क्या सीखा? उसने कहा देखा कि जब तू सवेरे से नीचे आकर ऊपर मेरे साथ आ रहा था तो तेरे सर पर बोझा था और तू एक ऊंची मंजिल पर जा रहा था। जब तू श्रेष्ठ मंजिल पर जा रहा था तो तूने अपने सर पर जब बोझा बांधा हुआ था तो तुझे सक्सेस कैसे मिलती? तू परमात्मा की को कैसे प्राप्त करता? जब तक तूने उस बोझे को नहीं हटाया तब तक तू अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सका। तो बेटा, यदि तू अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो जो तू विकर्म करता है, जो तू बुरे कर्म करता है, आंख से उनका त्याग करना, तो तू सहज रूप से परमात्मा को अपने जीवन में अनुभव करने लगेगा। तेरे को सफलता सदा ही तेरे साथ चलेगी। उस चोर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अनुभव हुआ कि ये परिवर्तन की घड़ी है। आज मैं अपने जीवन से सदा काल के लिए ऐसे विकर्मों का विनाश करता हूं, उनको त्याग देता हूं। और वो उस महात्मा के चरणों में पड़ गया। तो दोस्तों, आज यही बात हम सबको भी सीखनी है। जब हम अपने जीवन की इस यात्रा में चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम मार्ग पर चलते हुए हमें अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। उनकी बातें, उनके स्वभाव हमारे मन को अफेक्ट करते हैं।
और कई बार हम लोग बोलते भी हैं ना, किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर गुस्सा किया, मुझे उसको देखकर इरिटेशन हो जाती है। तो केवल 5 या 6 बातें आज आप अपने जीवन में अनुभव करें कि कितने प्रकार के व्यक्ति मुझे एक दिन में मिलते हैं, एक हफ्ते में नहीं, केवल एक दिन में मिलते हैं, जिनके भाव स्वभाव से मैं अपने मन को पीड़ित करता हूं, अपने मन को परेशान करता हूं। मेरा मन क्रोध, मेरा मन इरिटेशन की फीलिंग जनरेट करता है। मेरे मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ऐसी भावनाएं उत्पन्न आती हैं। मेरे जीवन के अंदर कंपटीशन की भावना, उन लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस की भावना आती है। कहीं ना कहीं ये भावनाएं मेरे मन को पावरफुल तरीके से अफेक्ट करती हैं। आज हम अपने मन को इंस्पेक्ट करें कि आप सोचो, एक दिन में यदि एक व्यक्ति हमको मिलता है और उसकी एक बात को, मैंने नेगेटिव बात को अपने मन में स्थान दिया और उस बात को स्थान देकर मैं अपने जीवन को चलने लगा, और करीब 10 साल बाद वही व्यक्ति मुझे, जिसने कुछ 10 साल पहले बुरा किया था, वो आज फिर मिलता है, तो मेरे मन में किस प्रकार के विचार आते हैं? मेरे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने उसकी पुरानी बात को अपने मन में स्थान दिया हुआ है। और जैसे ही मैं उस व्यक्ति को देखता हूं, चाहे वो व्यक्ति परिवर्तित भी हो, लेकिन अपने मन में उस पुरानी बात को स्थान देने के कारण वही इंसिडेंस और वही बात मेरे सामने आ जाता है। और मैं कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। और आप एक बात सोचो कि ये तो एक व्यक्ति की बात है। यदि 365 दिन में 365 व्यक्ति मुझे मिलते हैं और उनकी नेगेटिव बातों, उनको मैं अपने मन में स्थान देता हूं, तो क्या मेरा मन रहेगा या मेरा मन कूड़ेदान बन जाएगा? आज इसी प्रकार अपने मन में हम नकारात्मक बातों का बोझा, पुरानी बातों का बोझा लेकर हम चलते रहते हैं। ऐसी बातें मेरे लिए भी कष्टदायी हो जाती हैं और अनेक लोगों के लिए भी हम लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। हमारे मन की सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जब भी हमारे मन में नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न होती हैं या नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न होते हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस हमारे ब्रेन के रैशनल थिंकिंग ब्रेन को, यानी जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, उस ब्रेन को सोचने की शक्ति को समाप्त कर देते हैं, यानी उसके ऊपर एक पॉज बटन लगा देते हैं और हम अपनी सक्सेस को ब्रेक लगा देते हैं। जैसे ही हमारी रैशनल थिंकिंग पावर समाप्त होती है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तभी हम लोग कहते भी है ना कि यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या में हो, घृणा में हो, वो जल रहा हो, या कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता हो, तो हम क्या कहते हैं? भाई, ये बहुत क्रोध के अंदर है, तो इसकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, आज बहुत आवश्यक है कि यदि हम सफलता को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, सफलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार हम अपने घर की रोज सफाई करते हैं, इसी प्रकार हम अपने मन को भी रोज साफ करें, मन को भी शुद्ध और सकारात्मक संपन्न करें, अपने मन की भी एनर्जी को हम लोग पॉजिटिव बनाएं। सफलता ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगी यदि हमारे विचार हर व्यक्ति के लिए शुद्ध, सकारात्मक और पावरफुल एनर्जी से प्रेरित होंगे। तो चौथी एनर्जी, जो चौथा पावरफुल सक्सेसफुल मंत्र क्या हुआ कि हमें अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी बनाना है, अपने मन को एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नकारात्मक भावनाएं रखना, ये एक श्रेष्ठ अच्छे लीडर का ट्रेट नहीं है, उसका एक पहचान नहीं है। ये समय आज जो हमको परमात्मा ने दिया है, ये जो सुंदर लाइफ हमको परमात्मा ने दी है, ये ग्रज होल्डिंग के लिए नहीं दी है कि हम एक दूसरे के लिए, ये जो छोटा सा हमको जीवन मिला है, इसमें एक दूसरे के लिए ग्रज होल्ड करते करते हम इसको बिता दें। लेकिन ये जीवन हमको मिला है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट दें, एक दूसरे को पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक एनर्जी दें। यदि हम लोग सकारात्मक एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ और पॉजिटिव ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और अनेकों अनेक आत्माओं को भी हम लोग सकारात्मक एनर्जी देते हैं।
चौथी एनर्जी क्या हुई? अपने मन को रोज सफाई करना बहुत आवश्यक है। सारी नेगेटिव संकल्पों को, पुरानी भावनाओं को, क्रोध को, ईर्ष्या को, घृणा को, द्वेष को रोज जैसे घर की सफाई होती है, इसी प्रकार अपने मन को भी हम लोग रोज साफ करते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेस आपको एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक साफ स्टेबल, जैसे कहते हैं ना समुद्र की तरह, आपको अपनी सक्सेस परछाई की तरह सामने दिखाई दे। दोस्तों, जीवन में जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाते हैं तो चैलेंजेस तो हमारे जीवन का एक पार्ट भी है, लेकिन एक बात समझना आवश्यक है कि स्मूथ सीज विल नेवर मेक अ ग्रेट सेलर। ये बात हमने सबने सुनी है। यदि हमारी यात्रा में हमको परीक्षाएं ना आए, एक बच्चा कब उत्तीर्ण होता है? वो उत्तीर्ण तब होता है जब उसको क्लास एग्जाम देना पड़ता है, यानी उसको सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है। इसी प्रकार एक सुंदर बागवान जो है एक बगीचा कैसे तैयार करता है? जब उसके अंदर वो सारे वीड्स यानी जो बुरे पौधे हैं, खराब पौधे हैं, उनकी सफाई करता है। इसी प्रकार आज जीवन में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस और सिचुएशंस और फेलियर्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ कि जीवन में फेलियर कभी भी नहीं होता। जब भी हम अपने जीवन में ये कहते हैं कि हम लोग फेल हो गए, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। दोस्तों, फेलियर इज नेवर देयर इन आवर लाइफ, देयर आर ओनली लर्निंग्स इन आवर लाइफ। हम लोग अपने जीवन की इस यात्रा में केवल सीखते हैं। सक्सेस भी और फेलियर भी हमको सिखाने के निमित्त बनते हैं। तो आज हम भी अपने जीवन में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। कोई भी चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट करें। मुझे भी एक बड़ी सुंदर कहानी ध्यान आती है, और ये कहानी है मेरे अपने मेडिकल स्कूल की। ये बात है 1998 कि जब मैं अपने सर्जरी का एग्जाम देने जा रहा था। ये एक प्रिपरेटरी एग्जाम था और काफी बड़ा एग्जाम होता है। मोटी सी एक किताब होती है जो हम लोग उस समय पढ़ते थे। और मैं दिसंबर का मास था और मैं पढ़ाई एग्जाम देकर, सेंटअप एग्जाम देकर, जो प्रिपरेटरी एग्जाम देकर मैं बाहर निकला, तो जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया तो बैग उठाकर मैंने देखा कि बैग कुछ हल्का हल्का लग रहा है, और मैंने देखा कि मेरी किताब जो है उस बैग में से गायब हो चुकी है। एक अच्छा विद्यार्थी था, उस किताब के साथ साथ सारे नोट्स भी थे, सब कुछ गायब हो चुका था, और मैं उसको ढूंढ रहा था, उसके पीछे आगे पीछे भाग रहा था कि कहाँ गई मेरी किताब, कौन ले गया। लोगों से बात कर रहा था कि किसी तरह मैं इस चीज को ढूंढूं, लेकिन वो किताब मुझे मिलकर नहीं। केवल 10 दिन बाद मेरा फाइनल एग्जाम था। मेरे सारे नोट्स, मेरी सारी किताबें, सब कुछ उसके अंदर था। लेकिन आप सोचिए कि मनोस्थिति क्या होगी। और दौड़कर मैं सीधे अपने माता पिता के पास गया। वो हॉस्पिटल में थे और उनके क्लिनिक में जाकर मैं सीधे उनसे बोला। तो उन्होंने पूछा कि कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? और तो मैंने बोला कि भाई एग्जाम तो आप छोड़िए, लेकिन मेरी किताब कोई चोरी कर ले गया। अब ऐसे समय पर आप क्या अपने माता पिता से एक्सपेक्ट करेंगे? आप एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ठीक नहीं हुआ, ये हुआ। इस तरह के विचार उनकी तरफ से आने चाहिए, वो मुझे सपोर्ट करें। लेकिन उनका, मेरी माता जी का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपकी किताब गायब हो गई तो जिसको ज्यादा जरूरत थी वो ले गया, आप अपने घर जाइए और घर जाकर आराम करिए। शाम को आपको एक नई किताब मिल जाएगी और आप रिलैक्स करिए। आप दोबारा उसे पढ़ेंगे तो आपके नंबर और भी अच्छे आएंगे। अब ये चीज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। आई वाज टेकन अबैक। मैं घर गया, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। शाम को सोकर उठा तो मेरे पास नई किताब आ चुकी है, और उस किताब को मैंने बहुत ही श्रद्धा से, पावरफुल तरीके से, परमात्मा की याद में, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने दोबारा पढ़ना आरंभ किया। या तो मैं पूरा अपना समय इसी चिंता में निकाल सकता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, लोगों से बात करता और लोग मुझे केवल सहानुभूति दे पाते। लेकिन उस समय को चेंज करके मैंने अपना समय जो है पुरुषार्थ में लगाया और उस किताब को और अच्छी तरीके से पढ़ा। और जानते हैं क्या हुआ कि जब मैंने सर्जरी का एग्जाम दिया तो पहली बार सर्जरी में किसी की डिस्टिंक्शन आई। क्यों आई? क्योंकि अपने माइंडसेट को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने माइंड को कंस्ट्रक्टिव आइडियाज की तरफ लाया, अपने कंस्ट्रक्टिव पुरुषार्थ की तरफ लाया। तो लाइफ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड। चैलेंजेस तो आने ही है ना। जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे, आप एक चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करके उसको डील करेंगे, तभी तो हम दूसरी परीक्षा में या दूसरी परीक्षा को उत्तीर्ण करके नेक्स्ट स्टैंडर्ड पर जाएंगे। तो सक्सेस के साथ चैलेंजेस आए, उसको मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करें। कोई भी चैलेंज आ सकता है,
बीमारी का चैलेंज आ जाता है, पढ़ाई का चैलेंज आ सकता है, कोई और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा चैलेंज आ सकता है, लोग हमारे साथ हमारे अनुसार कार्य ना करें, ये चैलेंज आ सकता है, वो हमको ब्लेम करें, ये भी चैलेंज हो सकता है। लेकिन मेरा मन एक स्टेबल नाव की तरह है, मेरा मन एब्सोल्युटली स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी जब मैं लाता हूं कि मेरा मन और मेरे मन की स्थिति, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मेरी है, लोगों की नहीं है, परिस्थितियों की नहीं है, उनके व्यवहार की नहीं है, ये मंत्र जब मैं अपने आप को दे देता हूं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में आ जाती है। हो ही नहीं सकता कि सक्सेस मुझे ना मिले। इट विल बी अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाटएवर आई एम क्रिएटिंग इन माय लाइफ, थिंकिंग इन माय लाइफ। क्यों? क्योंकि ये मानना कि अपने जीवन का नियंत्रण मेरे पास है, मेरे थॉट्स का, मेरे बोल का, मेरे कर्मों का नियंत्रण कोई और व्यक्ति नहीं करता। मैं स्वयं डिसाइड करता हूं कि क्या मैं सोच रहा हूं, मैं स्वयं डिसाइड करता हूं, निर्णय करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं स्वयं निर्णय करता हूं कि मेरे कर्म किस प्रकार के हैं। दोस्तों, जब ये बैलेंस, ये समन्वयता हम ले आते हैं, चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे को अपनी लाइफ में हर कर्म में सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि हमारा कर्म, हमारा सोच, हमारा बोल सकारात्मक होता है। देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन आवर वर्ड्स, आवर थॉट्स एंड आवर एक्शन। सोच, बोल और कर्म, उसमें समन्वयता आती है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि अगर हम अपने जीवन में सोच, बोल और कर्म में समन्वयता लाना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने मन को आराम देना बहुत आवश्यक है। आप मोबाइल यूज करते हैं ना, तो मोबाइल को क्या करते हैं, मोबाइल से मल्टीपल कार्य हम लोग लेते हैं, लेकिन उन कार्यों को करते करते हमारा मोबाइल भी थक जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम मोबाइल को आराम दे देते हैं, उसको चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर, और वो दोबारा कार्य करने लग जाता है। ऐसे ही होता है। तो इसी प्रकार क्या हम अपने मन को भी आराम देते हैं? मन से हम कितने कार्य करते हैं? इस पूरे संसार में सब कार्य होते कहां से हैं? हमारे मन से ही तो उत्पन्न होते हैं ना। लेकिन अपने मन को भी आराम देना, अपने मन को भी रुकना सिखाना, ये है उसको एनर्जाइज करना। और उसके लिए बहुत सुंदर जो प्रक्रिया है, बहुत सुंदर जो एक्सरसाइज है, वो है राजयोगा मेडिटेशन, जिसको हमने अपने बचपन से ही अपने जीवन में अनुभव किया। सब कार्य करते थे, पढ़ाई करते थे, दिन में 1440 मिनट हमको प्राप्त होते थे, लेकिन उन 1440 मिनट में अपने जीवन के लिए केवल 20 मिनट सवेरे और 20 मिनट शाम को निकालना, ये हमारे मन को ऊर्जा देने के समान था। जब सवेरे उठते ही हम लोग अपने जीवन में सकारात्मक संकल्प लाते हैं, ये अपने जीवन को संकल्प देते हैं कि ये शरीर के द्वारा तो मैं कार्य कर रहा हूं, ये शरीर एक गाड़ी की तरह चल रहा है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर भी होता है। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाला भी एक ड्राइवर होता है, और वो ड्राइवर कौन होता है? वो हमारी कॉन्शियसनेस हो सकती है इस कॉस्ट्यूम के अंदर, वो हमारी स्पिरिट हो सकती है इस कॉस्ट्यूम के अंदर, वो हमारी साइकी हो सकती है, वो हमारी एनर्जी हो सकती है, वो हमारी पॉइंट ऑफ लाइट हो सकती है, वो हमारी गॉड स्पॉट हो सकती है। उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो कॉन्शियस एनर्जी इस शरीर के द्वारा कार्य कराती है, जो अपने हमारे मन को सोचना सिखाती है, हमारे बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है। और जब मन और बुद्धि सोचते हैं और निर्णय लेते हैं, तो हमको जीवन में व्यवहार मिलता है, हमारे संस्कार बनते हैं, हम अपने जीवन में सफलता को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस कॉन्शियस एनर्जी को, उस गॉड स्पॉट को एनर्जाइज करना, उसको अच्छा सोचना सिखाना, उसको शुद्ध और सकारात्मक संकल्प देना, परम पिता परमात्मा से कम्युनिकेट कराते हुए उसको मेडिटेशन में बिठाना, यही है राजयोगा मेडिटेशन। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार सिंपल तरीके से अपने संकल्पों को, अर्थात अपनी आत्मा को भी चार्ज करना है। और किस एनर्जी से चार्ज करना है? शांति से चार्ज करना है, खुशी से चार्ज करना है, ज्ञान से चार्ज करना है, शक्ति से चार्ज करना है, प्योरिटी से चार्ज करना है।
और जिस आत्मा में सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, प्यूरिटी आ जाती है, ऐसी आत्मा आनंद का अनुभव करती है। उसका हर पल जो है वो आनंदित रहता है। कहते हैं ना हम लोग, आनंद की अनुभूति हो रही है। यही राजयोग मेडिटेशन है। तो आइए हम भी अपने जीवन में कुछ क्षण परमात्मा की याद में बैठे, परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ें। रोज केवल कुछ क्षण निकालना, अपने मन को परमपिता परमात्मा की याद में बिठाना, यही है जैसे अपने मन को शक्तिशाली संकल्प देना, उस सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करना। एक सकारात्मक संकल्प जो है, एक सकारात्मक ऊर्जा परमपिता परमात्मा को स्वयं निमंत्रण देती है और वो हमारे जीवन में सुख और शांति को सहज रूप से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो आइए कुछ पल हम लोग परमपिता परमात्मा की याद में बैठते हुए सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव थॉट्स अपने मन को देते हैं। और इन्हीं विचारों को रोज आप मेडिटेशन के रूप से जरूर अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। ओम शांति। आइए कुछ पल हम अपना ध्यान इस भागती दौड़ती दुनिया से हटाकर अपने मन को शक्तिशाली बनाने की तरफ ले चलें। हर श्वास के साथ अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं और अपना सारा ध्यान प्रकृति के बीच में अपनी आत्मा, अपने मन की तरफ केंद्रित करें। देखें अपने आप को एक चमकते हुए सितारे के रूप में, एक कुशल चालक, एक कुशल ड्राइवर के रूप में। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, वैसे ही मैं आत्मा इस शरीर को सुचारू रूप से नियंत्रित करती हूं। मेरा एक एक संकल्प मेरे भविष्य को निर्मित कर रहा है। मेरा एक एक संकल्प मेरी सृष्टि को बना रहा है, उसकी रचना कर रहा है। देखें अपने एक एक संकल्प को, शक्तिशाली संकल्प, मन से निकलता हुआ एक एक संकल्प हर आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति शांति से परिपूर्ण है। मेरा एक एक संकल्प सुखदायी है, सर्व को खुशियां प्रदान करने वाला है। मेरा एक एक संकल्प पवित्र है। इन सभी शक्तियों का अपने जीवन में अनुभव करें। संकल्प मेरे भविष्य का निर्माण कर रहा है। मेरा संकल्प मेरे विश्व का निर्माण कर रहा है। एक एक संकल्प के द्वारा उत्पन्न शक्ति मुझे भी शक्तिशाली बना रही है और सर्व आत्माओं को भी शक्ति प्रदान कर रही है। मन में किसी भी आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति कोई भी नकारात्मक भावना, क्रोध,
ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोगों से एक्सपेक्टेशंस, जीवन में बार बार कंपटीशन की फीलिंग, ये सब भावनाएं मैं अपने मन से धीरे धीरे हटाता जा रहा हूं। मेरा मन अब एक शक्तिशाली और पवित्र मन है। अनुभव करें जैसे मैं अपने मोबाइल को रोज चार्ज करता हूं, उसी प्रकार आज मैं अपनी आत्मा को भी परम पिता परमात्मा से कनेक्ट कर सर्व शक्तियों का अनुभव स्वयं में कर रहा हूं। सर्व शक्तियां एक प्रकाश के पुंज की तरह मेरी आत्मा के दीपक को घृत दे रही है। मैं एक शक्तिशाली सफलता मूर्त निश्चय बुद्धि आनंदमयी आत्मा हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमपिता परमात्मा की छत्र छाया सदा मेरे साथ है। हर कदम पर परमात्मा की हाथ और साथ मुझे सफलता की ओर ले जा रहे हैं। इसी अनुभव में मैं असीम आनंद की अनुभूति करती हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का और हमारे सभी महानुभावों का जो हमारे साथ अपनी शुभ प्रेरणाएं और गुड विशेस देने के लिए जुड़े थे। और मैं आशा करता हूं इस वेब सीरीज को आप सभी लोग बड़े ही चाव से देखेंगे और इसमें जो कुछ भी कहा जाएगा वो सब कुछ हम अप्लाई करेंगे ताकि हम सेल्फ केयर के बारे में बेहतर समझें और हम अपने आप को हील करके दूसरों की हीलिंग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करते हैं कि आप सभी इस ऑनलाइन वेब सीरीज का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति।